चलो इधर बैठो, सामने देखो, सामने देखो। देखो उस दिन हम बता रहे थे आपसे कि 1298 से 1320 खिलजी वंश है। तो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी नामक व्यक्ति ने की थी। यह भी ब्रजावस्था में शासक बना और इसके शासनकाल में इसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी कड़ा तथा मानिकपुर का गवर्नर था। ये कड़ा तथा मानिकपुर प्रयागराज ही है, इसका पहले था, उस आसपास से वही क्षेत्रफल है। जलालुद्दीन खिलजी यह कहता है कि बहुत हिंदू यह जानते हैं कि इस्लाम धर्म बड़ा अच्छा है, परंतु वह डर के मारे इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करते। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने करवाई। खिलजी वंश का जो मेन शासक था वो अलाउद्दीन खिलजी ही था। इसने सिकंदर द्वितीय नामक उपाधि धारण की। मैंने सिकंदर की चर्चा की है आपसे। सिकंदर इसने उत्तर और दक्षिण भारत के कई राज्यों पर अपनी विजय प्राप्त की। लेकिन कभी यह पूछे कि दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा ऐसा वंश था जिसने दक्षिण भारत के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में शामिल किया, तो वहां तुगलक वंश होगा। तुगलक वंश की चर्चा करेंगे तो बताएंगे आपसे। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था और अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के निकट सिरी नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने वित्त विभाग में सुधार करने के लिए दीवान मुस्तखराज नामक विभाग की स्थापना की। वित्त क्षेत्र में सुधार करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान मुस्तखराज नामक विभाग की स्थापना की। अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि मैं शरीयत के अनुसार शासन नहीं करता। शरीयत मतलब इस्लाम धर्म के अनुसार। मैं जनता के हित के लिए शासन करता। अलाउद्दीन खिलजी ने 1298 में गुजरात के कैम्बे नामक बंदरगाह पर आक्रमण किया। वहीं से मलिक काफूर नामक एक गुलाम को खरीदा। ये हिजड़ा। जौनपुर में जो सरकी शासक थे, जौनपुर का इतिहास कभी हम पढ़ाएंगे आपको, वो भी हिजड़ा था। ये मलिक काफूर उसकी सेना में भर्ती हो गया, परंतु मलिक काफूर बहुत योग्य था। अपनी योग्यता के बल पे, पराक्रम के बल पर वह अलाउद्दीन खिलजी का प्रधान सेनापति बन गया। जितने भी दक्षिण भारत में आक्रमण हुए, सबका नेतृत्व मलिक काफूर ने किया। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसके शासन काल में सर्वाधिक मंगोलों का आक्रमण हुआ। सामने देखेंगे कि बात करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसके शासन काल में सर्वाधिक मंगोलों का आक्रमण हुआ। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने अपने सभी कर्मचारियों को नगद वेतन दिया। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था
जिसने अपने सभी कर्मचारियों को नगद वेतन दिया। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने सर्वाधिक कर लिया। कर मतलब टैक्स 50% कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने सर्वाधिक कर लिया 50%। और इसके साथ साथ चराई कर, जो दुधारू पशु होते थे, चारागाह कर भी लिया। और घरी कर, घर जो बनते थे उन पर भी टैक्स लगाता था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने सर्वाधिक कर लिया। काला बाजारी को रोकने के लिए, ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक उत्तम बाजार व्यवस्था की स्थापना की और सभी वस्तुओं का दाम निर्धारित कर दिया। अगर कोई व्यापारी कोई भी वस्तु कम तौलता तो उसका उतना शरीर का मांस काट लिया जाता। अलाउद्दीन खिलजी 1303 में गुजरात राजस्थान के चित्तौड़ के किले पर आक्रमण किया। उस समय वहां का राजा रतन सिंह थे और उनकी धर्मपत्नी रानी पद्मावती थी। मैंने इसकी चर्चा पूर्व में चर्चा मैंने की है इसकी। मैंने पूर्व में चर्चा की है रानी पद्मावती। ये जो जौहर व्रत है, सबसे पहला उदाहरण यही मिलता है। जौहर व्रत में ही एक महिला एक अग्निकुंड में, जब पति मर जाता था तो अग्निकुंड में आत्मदाह कर लेती। सती वही से है, सती। तो अलाउद्दीन खिलजी को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा मलिक काफूर ने ही दिया था। ये तेलंगाना के गोलकुंडा की खान से निकला। कोहिनूर शब्द का अर्थ है बेशकीमती। कोहिनूर शब्द का अर्थ है बेशकीमती। अलाउद्दीन खिलजी का अंत बहुत दुखद हुआ। मलिक काफूर ने जबरन वसीयतनामा तैयार कराई और अलाउद्दीन खिलजी के एक नाबालिग पुत्र को गद्दी पर बैठाया और स्वयं उसका संरक्षक बन गया। शासन की सारी कमान मलिक काफूर के हाथों में। जब दिल्ली की आवाम को यह पता चला तो दिल्ली की आवाम दिल्ली के राजमहल में घुसकर मलिक काफूर को मार डाला। इस प्रकार से खिलजी वंश का अंत हुआ। और जब अफरा तफरी मच गई दिल्ली में तो इसका फायदा गोपालपुर के गवर्नर गाजी मलिक ने उठाया। इसी ने तुगलक वंश की स्थापना। इसी का नाम था गयासुद्दीन तुगलक। और 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ था तो उसके इस आक्रमण में उसके साथ अमीर खुसरो भी था। अमीर खुसरो को तोताए हिंद कहा जाता है। खड़ी बोली का जनक बताया गया। इसने तबले का और सितार का आविष्कार किया। इसकी रचना थी खजाइन उल फुतूह, मिफ्ताह उल फुतूह और आशिका। इसके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था। जिस दिनांक को अमीर खुसरो ने यह खबर सुनी कि मेरे गुरु निजामुद्दीन औलिया का निधन हो गया, यह खबर सुनकर अमीर खुसरो के भी प्राण निकल गए।
तो गुरु तथा शिष्य को दिल्ली के निकट बाग में दफना दिया गया। देखिए, जो तुगलक वंश है, पहली बार कि दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर सर्वाधिक समय तक तुगलक वंश ने शासन किया। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक नामक व्यक्ति ने की, जो गोपालपुर का गवर्नर था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में 56 कोट का निर्माण करवाया। 1000 स्तंभों वाला महल का भी निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। गयासुद्दीन तुगलक को भारत में नहरों का जनक कहा जाता है। गयासुद्दीन तुगलक को भारत में नहरों का जनक कहा जाता है, परंतु भारत में सर्वाधिक नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में हुआ था। गयासुद्दीन तुगलक बंगाल के अभियान से लौट रहा था और रास्ते में उसकी मुलाकात निजामुद्दीन औलिया से हो गई। निजामुद्दीन औलिया से किसी बात को लेकर विवाद हो गया, इसमें इतिहासकारों का अलग अलग मत है। अधिकांश इतिहासकार यह कहते हैं कि निजामुद्दीन औलिया का दरबार जब दिल्ली में लगता था तो गयासुद्दीन तुगलक से ज्यादा लोग उसके दरबार में जाते थे। तो कहीं ना कहीं गयासुद्दीन तुगलक के मन में उसके प्रति कोई द्वेष था। बहुत लोकप्रिय थे निजामुद्दीन औलिया। तो किसी बात को लेकर निजामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन तुगलक से विवाद हो गया, जिसके कारण निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को श्राप दे दिया। कहा, हे राजन, दिल्ली अभी दूरस्थ है। तुम दिल्ली तो जा रहे हो परंतु पहुंच नहीं पाओगे, रास्ते में तेरा निधन हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। संत महात्मा ब्राह्मण का अर्थ आप लोग गलत लगे। ब्राह्मण का मतलब जाति से नहीं है, ज्ञान से है। जिसे चारों वेदों का ज्ञान हो, 18 पुराणों का ज्ञान हो, जो सचरित्र हो। पंडित शब्द का भी अर्थ गलत लगाते, ज्ञानी। पंडित को ज्ञानी, लेकिन उस क्षेत्र में बहुत पंडित है, प्रकांड विद्वान है। किसी जाति से ज्ञान का संबंध नहीं है, न किसी वर्ग से। ज्ञान का संबंध है कि जो व्यक्ति जितना संघर्ष, जितना प्रयास किया रहेगा, उस क्षेत्र में उतना ही उसे ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो जब गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली जा रहा था, इस बात की खबर उसके भतीजा जूना खां को लगी। जूना खां ही मोहम्मद बिन तुगलक था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने आनन फानन में गयासुद्दीन तुगलक के स्वागत के लिए एक लकड़ी का महल बनवाया। जैसे ही उस लकड़ी के महल में गयासुद्दीन तुगलक ने पैर रखा, वह महल ढह गया। कुछ इतिहासकार कहना है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने हाथियों की परेड करवाई। इस प्रकार से गयासुद्दीन तुगलक का निधन हुआ और इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक बना। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक जो है, ये बड़ा विवादित सुल्तान था।
इसका जो कार्यकाल है बड़ा विवादित है, परंतु दिल्ली सल्तनत का यही एक ऐसा सुल्तान था जिसे कई भाषाओं का ज्ञान था, और यह हिंदुओं के 30 त्योहारों में भाग लेता था। काफी पढ़ा लिखा शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। कृषि क्षेत्र में सुधार करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर-ए-कोही नामक विभाग की स्थापना की। कृषि क्षेत्र में सुधार करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर-ए-कोही नामक विभाग की स्थापना की। अमीर-ए-कोही विभाग का संबंध है कृषि विभाग से। अमीर-ए-कोही विभाग का संबंध है कृषि विभाग से। मोहम्मद बिन तुगलक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया। बहराइच में एक सलार मशहूद की दरगाह पर गया। मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में अफ्रीका के मोरक्को नामक स्थान से एक इब्न बतूता नामक यात्री आया। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता आया, जिसने रहला नामक पुस्तक लिखी और जिसको मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी बना दिया। फिर बाद में इसके ऊपर एक भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया, जिसके कारण मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे चीन में अपना राजदूत बनाकर भेज दिया। मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में 1336 में दक्षिण भारत में हरिहर तथा बुक्का नामक 2 ब्राह्मण भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। ऐसा माना जाता है कि दक्षिण भारत में बड़ा अशांति थी। कुल 37 विद्रोह हुए थे। 37 विद्रोहों में 27 विद्रोह दक्षिण भारत में हुए। एक दक्षिण भारत का राष्ट्र था काम्पिल्य। जब काम्पिल्य राज्य पर आक्रमण किया मोहम्मद बिन तुगलक ने, तो वही ये दोनों भाई हरिहर तथा बुक्का मंत्री के, इनको बंदी बनाकर दिल्ली लाया गया। जब दिल्ली लाया गया तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इनके सामने 2 शर्त रख दी, या तो इस्लाम धर्म स्वीकार करो और नहीं तो आपका गला काट दिया जाए। अब ये दोनों बड़े चालाक थे। कोई भी मूर्ख भी रहेगा तो भी कहेगा भैया हम इस्लाम धर्म, क्या कोई भी धर्म स्वीकार कर लेते हैं, इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। लेकिन इन दोनों भाइयों ने आपसी मंत्रणा की कि एक न एक दिन हमें मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली दरबार में बुलाएगा, क्योंकि हम दक्षिण भारत से बिलोंग करते हैं, तो वहां पे अशांति हमको भेजेगा। और हुआ वही। एक दिन मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर तथा बुक्का नामक 2 ब्राह्मण भाइयों को दिल्ली अपने राजमहल में बुलाए और कहा आप एक विशाल सेना ले जाइए, दक्षिण भारत में शांति स्थापित कीजिए। इस मौके की फिराक लिए दोनों भाई, इन दोनों ने क्या किया कि विशाल सेना लेकर रास्ते में ही इन सबों ने मंत्रणा की। वो विशाल सेना लेकर अपने गुरु विद्यारण्य के घर पहुंचे, और जो इस्लाम धर्म में ये दीक्षित हुए थे, तुरंत उसने हिंदू धर्म में धर्मांतरण पुनः करवाया। और यही 2 भाइयों ने 1336 में दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। इनके पिता का नाम संगम था, संगम वंश की स्थापना की। विजयनगर में 4 वंश है, एक संगम वंश है, एक तुलु वंश है, एक सुलु वंश है और एक आर्वेडु वंश है। मैं इसकी कहानी बताऊंगा। विजयनगर बहुत बड़ा है, कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं विजयनगर साम्राज्य में।
और मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में 1347 में दक्षिण भारत में अलाउद्दीन हसन गंगू नामक व्यक्ति ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी थी गुलबर्गा और विजयनगर की प्रारंभिक राजधानी हम्पी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आप अपना सर ऊपर कीजिए। हाँ। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में दक्षिण भारत में बड़ी अशांति फैली। तो उसके मन में एक विचार है कि दक्षिण भारत बार बार सेना जाती है और वहां अशांति है, तो क्यों ना हम दक्षिण भारत में एक राजधानी स्थापित करें। तो उसने दक्षिण भारत में अपनी राजधानी देवगिरी, वही दौलताबाद बनाने का निर्णय लिया। इतिहासकारों का ऐसा मत है कि मोहम्मद बिन तुगलक से दिल्ली की स्थानीय जनता बड़ी नाराज थी और उसके जो राजमहल में सुझाव पेटिका रहती थी उसमें अशोभनीय भरे पत्र लिखती थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली की जनता को दंडित करने के लिए दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली के स्थान पर देवगिरी बनाई। कुछ इतिहासकार कहते हैं नहीं, और दक्षिण भारत में बड़ी अशांति थी, उस अशांति को शांति में परिवर्तित करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत दिल्ली सल्तनत की राजधानी देवगिरी बनाई। फिलहाल उसने दिल्ली के सभी नागरिकों से यह कहा कि आप लोग दक्षिण भारत चले। ऐसा माना जाता है वहां एक लंगड़ा पहुंचा, एक कुत्ता, रास्ते में सब मर गए। इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी परिवर्तन की योजना भी पूर्ण रूप से असफल हो गई। क्या कर रहे हैं आप? वैसे मोहम्मद बिन तुगलक की जो पहली परियोजना थी गंगा यमुना दोआब में कर की वृद्धि। लगातार उसके शासन काल में अशांति थी और प्लेग भी फैला था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में एक बार प्लेग भी फैल गया। तो लगातार अशांति और विद्रोह के कारण उसके सामने राजस्व की कमी आ गई। उसने गंगा यमुना दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। जैसे विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता मेसोपोटामिया शब्द मेसो और पोटामिया दो शब्दों से बना है। ये इराक का पहले प्राचीनतम नाम। दजला फरात दो नदियों के बीच की सभ्यता को मेसोपोटामिया, विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता मेसोपोटामिया। तो गंगा यमुना मैं इसकी चर्चा कभी कर दूंगा। मेसोपोटामिया की सभ्यता को ही दूसरे सिंधु सभ्यता से रिलेशन में बना। तो मैंने ये कहा आपसे कि दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। अब जहां भैया दो नदियों का दो बीच का क्षेत्र होगा, किनारे का क्षेत्र होगा, वहां की भूमि उर्वरक होगी, उपजाऊ होगी, प्रतिवर्ष बारिश होती है, बाढ़ आती है और वो एक खाद का काम करती है। एक तो नदियों के किनारे की भूमि नमी पाई जाती है जिसमें फसल काफी मात्रा में होती है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि यहाँ पे कर की वृद्धि कर दें और अपने राजस्व में कुछ सुधार करें। जिस साल मोहम्मद बिन तुगलक ने गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में कर की वृद्धि की उसी साल अकाल पड़ गए। तो इसकी यह भी योजना पूर्ण रूप से अक्षम हो। दूसरी योजना राजधानी परिवर्तन थी। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के काल में लगातार विद्रोह जो हो रहे थे जिसके कारण उसका खजाना खाली हो गया। उसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। उसका देखा देखी दिल्ली के आसपास बहुत सी टकसालें खुल गई जहां मुद्रा की छपाई होती उसको टकसाल कहते हैं। और यह भी इसकी योजना पूर्ण रूप से असफल हो गई। कराची अभियान भी इसका असफल रहा। कुल मिलाकर इसका जो जीवन था बड़ा अस्त व्यस्त गुजरा। इसीलिए जब ठट्टा नामक विद्रोह को दबाते समय मोहम्मद बिन तुगलक का निधन हुआ तो इतिहासकार बदायूनी कहता है कि राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। इसको प्रिंस भी कहा गया है मोहम्मद बिन तुगलक।
राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से मुक्ति मिली। जब सिंध में इसका निधन हुआ, ठट्टा नामक विद्रोह दबाते समय मोहम्मद बिन तुगलक का, तो वहीं पर इसका भतीजा फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा, उसका राज्याभिषेक हुआ। देखिए दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक और औरंगजेब में बड़ी समानता है। इन दोनों ने जजिया कर लगाया, ये दोनों कट्टर मुसलमान शासक हैं। और इन दोनों में जो तीसरी समानता है वह है इन दोनों का दो बार राज्याभिषेक हुआ। मैं फिगर से समझा, थोड़ा एक मिनट मतलब पानी हो जाएगा ना फिर उसी में।